तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमारे पास आता है टाइडल वॉल्यूम, जो कि होता है नॉर्मल ब्रीदिंग विच इज़ 1/2 लीटर और टाइम्स 10 to 12 टाइम्स इक्वल्स 6 से 8 लीटर पर मिनट। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ ब्रेथ्स वी टेक। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा हम अगर ब्रीथ करते कितना एक्सहेल कर सकते हैं उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं और इसको रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो वैसे ही कितना एक्स्ट्रा ब्रीथ कर सकते हैं उसको IRV बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा 1/2 लीटर है, ये हमारा 1 to 1.1 लीटर है, ये हमारा 1.1 to 1.2 लीटर है और IRV हमारा 2.5 से 3 लीटर है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके IC बनता है, जो कि आएगा 3 से 3.5 लीटर। इन दोनों को जोड़ के आता है EC विच इज़ 1.5 to 1.6 लीटर। इन दोनों को जोड़ के आता है हमारा क्या, फंक्शनल लंग कैपेसिटी। ठीक है, फंक्शनल क्यों बोला, क्योंकि इतना तो फंक्शन करने के लिए चाहिए ना, इतना तो बच ही जाता है। हम कौन सा सांस छोड़ रहे हैं, मतलब जानबूझ के एक्सहेल कर रहे हैं। फंक्शनल लंग कैपेसिटी कितना आएगा, 2.1 to 2.3 लीटर। ठीक है, और एक हमारा टोटल लंग कैपेसिटी आ जाता है 5 से 6 लीटर, जिसमें एक एक्स्ट्रा डेड स्पेस भी होता है। ये हमारा आ जाता है 150 ml का। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी और क्या होता है हमारा, ये रेसिडुअल वॉल्यूम तो कभी यूज़ नहीं होता ना अनलेस इंसान मर जाए। ठीक है, तो फिर रेसिडुअल वॉल्यूम के अलावा जितनी भी एयर है, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये जितना भी एयर है 3.5 से 4 लीटर का, ये वाइटल कैपेसिटी है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है परसों सर्फ तुम पे। ठीक है, तो परसों से आता है प्रेशर। प्रेशर से मेरा मतलब है कि हमारे पास एल्वियोली है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एयर है, डीऑक्सी ब्लड है और टिश्यू है। ठीक है, हमारा यहाँ पे प्रेशर ऑफ O2 आता है, प्रेशर ऑफ CO2 आता है। ठीक है, प्रेशर ऑफ CO2 टिश्यूज़ में और डीऑक्सीजनेटेड में 45 रहता है, ऑक्सीजनेटेड और एल्वियोली में 40 रहता है, एयर में 0.3 रहता है, इसके यहाँ पे 159 रहता है, एल्वियोली में 104 रहता है, ऑक्सीजनेटेड में 95 रहता है और इनमें कम रहता है, 40 रहता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब CO2 डिज़ोल्व्ड पर चेंज इन गैस is 20 to 25 times ऑक्सीजन डिज़ोल्व पर चेंज इन गैस। ठीक है, सर्फ से हमारा आता है सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया उतना अच्छा। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से कम हो जाता है सरफेस एरिया, हायर इज़ बेटर। तुम से आ जाता है थिकनेस, 3 लेयर होते हैं, ये एंडोथीलियम एल्वियोली के, बेसल मेम्ब्रेन एल्वियोली की है, स्क्वामस एपिथीलियम, और ये आता है हमारा 0.5 माइक्रोमीटर का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, उसके बाद क्या डिस्कस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 डिस्कस कर सकते हैं। 3% इज़ डिज़ोल्व्ड इन प्लाज्मा, 97% इज़ इन RBC। ठीक है, हम लोगों का क्या रहता है ना, क्वाटर्नरी प्रोटीन है ना हीमोग्लोबिन, उसमें 4 हेम यूनिट्स रहते हैं, जो 4 O2 के साथ बाइंड कर सकते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सकते हैं। ठीक है, उसका कर्व सैचुरेशन का सिग्मॉइड आता है कि यहाँ पे Hb4O2, यहाँ पे यहाँ पे HbO2 है, यहाँ पे Hb3O6 है, पूरा 100% सैचुरेशन में Hb4O8 आ जाता है। ठीक है, जो रिएक्शन होती है ऐसे होती है। ठीक है,
हमको अगर इसका वो करना है, ऑक्सीडेशन करना है, तो हम लंग्स में करेंगे जहाँ पे PO2 ज़्यादा है, PCO2 कम है। जाहिर सी बात है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, वेट। और हम लोग को अगर रिडक्शन करना है वो करेंगे हम टिश्यू में जहाँ पे PCO2 ज़्यादा है, 45, और यहाँ पे 40 है ना। एल्वियोली में तो 40 होता है, और यहाँ पे PO2 कम होता है ना। टिश्यू में कितना होता है, लंग्स में तो मेरे को जितना याद है 104 होता है, और यहाँ पे 95 होता है, 95 ही होता है ना। नहीं, टिश्यू में 40 होता है, 40 होता है ना। 104 एल्वियोली में होता है, करेक्ट। उसके बाद आता है CO2 ट्रांसपोर्ट। CO2 ट्रांसपोर्ट तो 7% एज कार्बोनिक एसिड हो जाता है, ठीक है। 20 से 25% कार्बिनो हेमोग्लोबिन की तरह होता है, और ठीक है अबाउट 70% एज कार्बोनेट्स होता है। इसके लिए कार्बिनो एनहाइड्रेज यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या होता है ना, CO2 ये चीज़ बन जाता है इन टिश्यूज़ और वापस ब्रेक कर जाता है CO2 में इन एल्वियोली, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं अपन, हाँ, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तुम्हारा एक्सपायरेशनल रेट और इंस्पिरेशनल रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर इसके पास एक होता है पॉन्स वेरोली, उसमें होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। वो तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट कम कर देता है, टाइम बढ़ा देता है और सिग्नल कर देता है इसको। इसके एडजेसेंट में एक कीमोसिंथेटिक एरिया होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में के एडजेसेंट में, और यहाँ पे एक ऑर्टिक आर्क होता है और कैरोटिड आर्टरी होता है, ठीक है। इन लोग सेंसिटिव है CO2 और H+ को लेके। इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इन लोग इसको सिग्नल करेंगे कि भाई कुछ कर। और एक होता है O2 का इधर इस चीज़ में कोई उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, आई होप दैट्स ऑलमोस्ट। अच्छा, ब्रीदिंग का देख लेते हैं। जब हम हवा अंदर लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारे नोज़ में घुसता है, वहाँ से नेज़ल कैविटी में जाता है, वहाँ से फेरिंग्स, ग्लॉटिस, ऊपर एपिग्लॉटिस होता है, लेकिन जब हम सांस नहीं ले रहे होते, खाना खा रहे होते हैं, वहाँ से लैरिंग्स, वहाँ से ट्रकिया, वहाँ से प्राइमरी ब्रोंकियल्स वगैरह वगैरह करके टर्मिनरी ब्रोंकियल्स, वहाँ से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, वहाँ से एल्वियोलर डक्ट, वहाँ से एल्वियोली। यहाँ इसको हम रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक होता है कंडक्शन पार्ट। तो हवा जब अंदर जाती है तो हमारे दिस इज़ योर, क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल डायफ्राम है और ये कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम है, ठीक है। तो हमारा ये डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लंग्स ऐसे बढ़ जाते हैं, तो फिर ये क्या हुआ, ये वर्टिकल एक्सिस यानी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया, और हमारे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि इसकी लंग्स की ऐसे वॉल्यूम बढ़ जाए जो कि डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाती है, जिससे प्रेशर और कम हो जाता है, जिससे हवा अंदर आ जाती है। और अगर हम जिसको एक्टिव इंस्पिरेशन बोलते हैं, पैसिव
तो हवा छोड़ना होता है पैसिव एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में अब्डोमिनल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स भी यूज़ होते हैं।